हेलो लर्नर्स, मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज बीएड डिपार्टमेंट। आज मैं वैदिक शिक्षा के अंतर्गत वैदिक शिक्षण विधि और वैदिक शिक्षण संस्थानों का अध्ययन करेंगे। हमने इसके पहले लेक्चर में बहुत सारे पाठ्यक्रमों के बारे में हमने अध्ययन किया कि कौन कौन से पाठ्यक्रम थे और उनको पढ़ाने की कौन सी विधियां थी, उसके बारे में अध्ययन आज हम करते हैं। तो पहली विधि थी मौखिक विधि। सबसे पहले हम ये बता दें कि ये जो विधियां थी ज़्यादातर गुरु केंद्रित होती थी और वेद वेदांग इसके अध्ययन के विषय होते थे और गुरुकुल में इस विशेष रूप से गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। इसमें मौखिक विधि वर्बल मेथड के बारे में हम बात करेंगे। तो उस प्राचीन काल में मुद्रण, कागज, लेखनी इत्यादि का अभाव पाया जाता था। प्रिंटिंग और पेज ये सब चीज़ें नहीं होती थी। ताम्रपत्र, इस तरह के पत्रों का उपयोग किया जाता था लिखने के लिए। तो लेखनी के लिए भी असुविधा थी। तो मौखिक विधियों का ज़्यादातर प्रयोग होता था। गुरु वेद मंत्रों का उच्चारण एवं व्याख्या करते थे और शिष्य क्या करते थे कि उनका श्रवण करते थे और पुनः वह उच्चारण करते थे, मनन करते थे। गुरु अपने व्यक्तित्व अनुसार इन शिक्षण विधियों को मनोरंजक बनाने का भी प्रयास करते थे। ये वर्बल मेथड है क्योंकि जो मंत्र होते थे अगर उन संस्कृत में होते थे, उनका शुद्ध उच्चारण आवश्यक था। अगर सही उच्चारण नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता था। तो उच्चारण पर जोर दिया जाता था, सिर्फ रटने पर जोर नहीं दिया जाता था, उसको समझने पर भी जोर दिया जाता था कि उस मंत्र के पीछे क्या उसका उद्देश्य है। तो वो मनन भी करते थे, चिंतन भी करते थे इसके ऊपर छात्र। फिर है व्याकरण, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ विधियों का प्रयोग भी किया जाता था। क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन एंड डिबेट मेथड। इसमें क्या किया जाता था कि यह विधि शंका समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसे कहा जाता है कि छात्र की कोई शंका है उसका समाधान किया जाता था। किसी विषय में किसी को समझने में उन्हें परेशानी आ रही है, फिर उसका फीडबैक भी दिया जाता था। वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ द्वारा बालकों की जो मानसिक शक्तियाँ होती थी, जैसे स्मरण, मनन, चिंतन, निर्णय, तर्क शक्ति, ये सब जो समझ थी उनका विकास होता था। और अभिव्यक्ति कौशल, एक्सप्रेशन जो स्किल्स होते हैं उस पर भी निखार आता था। जैसे आज हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर जिसको हमने कहा है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, तो इसको डेवलप करने के लिए छात्र में हम बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये विधियाँ बहुत कारगर सिद्ध होती थी। नेक्स्ट है उदाहरण, अभ्यास, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं सूत्रों का प्रयोग। एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड फॉर्मूलाज। इसमें यह प्रणाली जो थी रूपक, उपमा, उदाहरण, एग्जाम्पल्स, लोकोक्तियों एवं बालक के जो मनोविज्ञान की सहायता से पढ़ाते थे इसे। इस प्रकार आगमन विधि और निगमन विधियों का भी प्रयोग होता था। संस्कृत ही जो शिक्षा का माध्यम क्या थी, संस्कृत भाषा थी। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे आज भी कहा जाता है कि छात्र की रुचि, योग्यता, अभियोग्यता, क्षमता को ध्यान में रख के शिक्षक उसके अनुसार विधि का प्रयोग करे कि सामान्य बुद्धि बालक है, प्रखर बुद्धि बालक है, तो उस तरह के शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो प्राचीन काल में भी इसका बहुत ध्यान रखा जाता था। नेक्स्ट है अग्र शिष्य प्रणाली, मॉनिटरियल सिस्टम। मॉनिटरियल सिस्टम में क्या होता था कि जो बुद्धिमान छात्र होते थे उनको जो निम्न कक्षाओं को पढ़ाने के लिए दिया जाता था। यह विधि बहुत प्रचलित थी। इससे यह फ़ायदा मिलता था कि गुरु को आराम भी मिल जाता था और जो विद्यालय की कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि भी हो जाती थी। और साथ ही गुरु शिष्य में पीढ़ी भेद जो होता था, जनरेशन गैप भी कम हो जाता था। तो आज हमने जाना कि बहुत तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग, भ्रमण विधि भी इसमें एक आता है, इसका भी प्रयोग किया जाता था शिक्षण विधि के अंतर्गत। और मतलब इसमें श्रवण, मनन, और इसके बाद क्या होता था कि जब छात्र कक्षा में जब उनकी क्लासेस लगती थी अर्ली मॉर्निंग, फिर जब सेकेंड डे वो सुबह रिवीजन करते थे उसका, तो उसे मनन, चिंतन, स्व अध्याय जिसको कहा जाता था उसका प्रयोग करते थे। इसके बाद हम जानेंगे कि वैदिक काल में
शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान थे। इसमें हम सिर्फ यही ज़्यादातर जानते हैं कि हमने रामायण और महाभारत देखा है तो गुरुकुल प्रणाली का प्रयोग होता था। गुरुकुल प्रणाली देखा कि राजा महाराजा के पुत्र गुरुकुल जाते थे और वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। हाँ, गुरुकुल जो प्रणाली थी वह प्रचलित थी प्राचीन काल में। यहाँ बच्चों का आध्यात्मिक विकास होता था और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ यहाँ पे यह जो होता था वन प्रांत में होता था और नगर से सटा ही हुआ रहता था थोड़ा, कि जहाँ आने जाने की सुविधा भी हो। और यहाँ पे प्रकृति की गोद में बालक शिक्षा ग्रहण करता था और इसके साथ साथ उनकी पवित्र प्रसन्नता मतलब चारों तरफ व्याप्त रहती थी। तो एक अच्छे वातावरण में वह शिक्षा ग्रहण करता था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टोल। टोल के अंतर्गत टोल जो शिक्षण संस्थान था वह जो होती थी, वहाँ पे एक शिक्षकीय शैक्षिक संस्था थी जो मुख्यतः संस्कृत शिक्षण के लिए होती थी और इस तरह की शिक्षण संस्था बंगाल में बहुत प्रचलित थी। इसके बाद आता है चरण जो थे ये भी एक शिक्षकीय संस्थान थे और यहाँ वेदांत की शिक्षा दी जाती थी। कुछ धर्म सूत्र का निर्माण इन्हीं चरणों में हुआ था। वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार में इन चरणों का बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है घटिका जो थी वो बहुशिक्षकीय शिक्षण संस्थान थी, मतलब एक से अधिक शिक्षक होते थे और यहाँ धर्म और दर्शन रिलीजियस और फिलॉसफी की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है विद्यापीठ। यह शिक्षण संस्थान व्याकरण, ग्रामर, तर्कशास्त्र, लॉजिक की शिक्षा के लिए होती थी। नेक्स्ट है विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय जो है, विशिष्ट विद्यालय किसी एक विशिष्ट विषय की शिक्षा के लिए स्थापित की जाती थी। नेक्स्ट है मंदिर विद्यालय। मंदिर विद्यालय जो होते थे वो मंदिर से संबद्ध होते थे, मतलब मंदिर से लगे हुए होते थे, स्थित होते थे और यहाँ धर्म, दर्शन, वेद, व्याकरण आदि पढ़ाए जाते थे। इसके बाद है ब्राह्मणी विद्यालय। ब्राह्मणी महाविद्यालय में 4 विषय पढ़ाए जाते थे, दर्शन, पुराण, कानून, लॉ और व्याकरण पढ़ाए जाते थे और इसे चतुष्पदी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है परिषद। एक परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में धार्मिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक समस्त ज्ञान दिए जाते थे। यह बहुत कई वर्षों के बाद इसका निर्माण हुआ था विश्वविद्यालयों का, जैसे काशी विश्वविद्यालय है, तक्षशिला था, विक्रमशिला, ये विश्वविद्यालय थे। इसके बाद है सभाएं। विभिन्न प्रकार की सभा आयोजित कर समान और विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी। भ्रमणकारी शिक्षक, वे शिक्षक जो घूम घूम कर शिक्षा देते थे। और इसके बाद है अग्रहार। ग्राम पंचायतों में दान भूमि पर स्थापित विद्यालय थे, मतलब ग्राम पंचायतों के द्वारा इन्हें सहायता प्राप्त होती थी, उसे अग्रहार कहते हैं। इस तरह आज हमने जाना कि सिर्फ वैदिक कालीन में गुरुकुलीय शिक्षण संस्थान नहीं थे और वे विभिन्न प्रकार के संस्थान थे जहाँ पे छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। और मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा लेक्चर। आज हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा और मेथड के बारे में पढ़ा। थैंक यू। मेरे नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर अटेंड करिएगा, उसमें हम विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।